हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और इसमें हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। 7 नेशनल पार्टी आप पढ़ चुके हैं। अब स्टेट पार्टीज़, हमारे देश में स्टेट पार्टी भी बहुत है क्योंकि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में राज्यों के इलेक्शन अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग गवर्नमेंट बनती है, राज्यों की अपनी गवर्नमेंट बनती है। ज़रूरी नहीं हमारे देश में जो स्टेट पार्टियां हैं वो सेंटर में भी हावी हों या सेंटर में भी इतनी प्रभावशाली हों। कई क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बट नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी इतनी कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। जैसे हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी ने सरकार बनाई थी, या इनेलो एक पार्टी थी हमारे में, तो वो हरियाणा में बहुत अच्छा काम करते। शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब में हमेशा से एक मेजर पार्टी के रूप में रही है। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण पार्टियां रही हैं। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस है वो बंगाल की में रही है। तो बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर हैं, बट वो नेशनल पॉलिटिक्स में इतना अच्छा नहीं कर पाई है। मतलब नेशनल लेवल पे कभी सरकार उन्होंने नहीं बनाई। हाँ, सरकार में हिस्सेदारी उनकी बहुत अच्छी रही है। जैसे अन्ना डीएमके जब अलायंस बनते थे, जब किसी भी पार्टी को सेंटर में बहुमत नहीं मिलता था तो ये पार्टियां सरकार बनाने में सहयोग करती थी, गठबंधन की सरकारें बनती थी। तो स्टेट पार्टी किसे कहा जाता है? स्टेट पार्टी का भी एक क्राइटेरिया है कि 2% सीटें, 2% वोट मिले या सीट मिले, लेजिस्लेचर असेंबली की 2% सीटें मिले तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अदर देन दीज 7 पार्टीज, इन 7 पार्टीज के अलावा जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं नेशनल लेवल की जो पार्टी है, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन। देखो ये काम कौन करता है कि ये नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इलेक्शन कमीशन डिफाइन करता है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसे स्टेट पार्टी माना गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज द रीजनल पार्टी, और इन्हें क्षेत्रीय पार्टी भी कहा जाता है। Yet these party need no to be regional in their ideology और outlook। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ये क्षेत्रवाद को महत्वपूर्ण मानती हो। क्षेत्रवाद का मतलब अपने अपने क्षेत्र के बारे में बात करती हो या अपने क्षेत्र को सर्वोपरि मानती हो, बट ये है कि एक विशेष क्षेत्र में इनकी पहुंच होती है, इनकी आइडियोलॉजी फेमस होती है वहाँ। सम ऑफ दीज पार्टी आर ऑल इंडिया पार्टी दैट आर हैपन टू सक्सीड ओनली इन सम स्टेट्स। इनके अलावा कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में पॉपुलर रही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट जो ये है, राष्ट्रीय जनता दल है लालू प्रसाद यादव वाली। ये पार्टियां हैं जो बिहार वगैरह में की पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा हावी रही है। इसके साथ साथ वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 1 या 2 स्टेट्स में भी इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी के हेड मुलायम सिंह यादव थे, अब अखिलेश यादव हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लालू यादव, जो अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े गए। हैव आल्सो लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। तो बहुत सारी स्टेट्स में काम करती हैं। सम ऑफ दीज पार्टी लाइक बीजू जनता दल जो है, इनके विनय पटनायक के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ, उड़ीसा में ये शासन कर रही है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करती हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति और कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। कुछ ऐसी पार्टी होती है जो अपनी स्टेट की आइडेंटिटी को ज़्यादा महत्व देती है। वो अपने स्टेट के नाम या फेमस जो चीज़ है वहाँ की उस पर नाम रख लेते हैं। जैसे सिक्किम है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपने क्षेत्र के नाम पर इस नाम रखा हुआ है। मिजोरम की जो पार्टी है, उन्होंने एक ट्राइबल है वहाँ मिजो, जो उसकी विशेष पहचान है उसके आधार पर अपना नाम लिखा हुआ है। ओवर द लास्ट 3 decades द मेंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी हैव एक्सपेंडेड। देखो 3 decades में इन पार्टियों की संख्या बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस का फाल हुआ, इन पार्टियों को लगने लगा कि
अलायंस बन रहे हैं और अलायंस में क्षेत्रीय पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कांग्रेस का फाल हो गया तो शायद हमारे जैसों को ज़्यादा जनता के वोट मिल सके। इस तरह से दिस वेट द पार्लियामेंट इंडियन, इस तरह से इनकी संख्या जो है बढ़ती रही। दलों में से वो राजनीति के जो दिन थे ना 1989 से लेकर 2004-5 तक एक बार्गेनिंग सौदेबाजी की राजनीति थी। सौदेबाजी की राजनीति क्यों थी? क्योंकि किसी भी दल को बहुमत ना मिलने के कारण राष्ट्र स्तर पर गठबंधन बन रहे थे और उन गठबंधनों में सौदेबाजी होती थी। अगर 6-7 सीट या 10 सीट आपके पास लोकसभा की है तो आप मंत्री पद प्राप्त कर सकते थे, कि सौदेबाजी कर सकते थे कि अगर आप मुझे मंत्री बनाएंगे तो मैं 10 सीट आपको दे सकता हूँ। तो इस तरह से पार्टियों में से धड़े टूटते रहे, तो बहुत सारी इस तरह की पार्टियां सामने आई। नो वन, क्योंकि नेशनल पार्टी कोई रही नहीं थी। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। और इसके कारण जो पार्लियामेंट में अभी तो अगर आप देखोगे बहुत ही कम पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने 303 सीटें जीत ली। उसके बाद कांग्रेस ने और बीजेपी का जो अलायंस है कुछ पार्टियों का, उसने 352 के करीब सीटें जीती हैं। तो 545 में तो कितनी 543 में इलेक्शन हुआ तो कितनी सीटें रहेगी? 60, 40, 45 के करीब कांग्रेस के पास है। लेकिन जब कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं थी तो पार्लियामेंट में भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग बैठते थे। ठीक है। इंडिया politically more and more diverse. No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha till 2014. 2000 क्यों? इसका कारण मैंने बता चुकी हूँ कि कोई भी नेशनल पार्टी बहुमत में नहीं आई थी 2014 तक। 2014 में फिर आपकी ये बीजेपी आई है, जिसको 283 सीटें मिली थी अकेली पार्टी को। और आपको पता है जादुई आंकड़ा या जो मेजोरिटी नंबर है वो 273 होता है, 273 होता है, सॉरी। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टी आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टी। और इसकी ये मजबूरी थी नेशनल पार्टीज की सरकार बनाने के लिए इन स्टेट पार्टी की सहायता लेनी पड़ती थी। सिंस 1996 nearly every one of the state party has got an opportunity to a part of one or other national level coalition government. ये कहता है कि 1996 में करीबन हर स्टेट की कोई ना कोई पार्टी ऐसी होती थी इन 28 स्टेट में से जो इस कोएलिशन का हिस्सा होती थी। दिस हैज कंट्रीब्यूट टू ए स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखो इसके कुछ नुकसान तो हैं। इस तरह की पार्टियां जो है नेशनल पार्टियों पर हावी हो जाती हैं। जो नेशनल मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं। स्टेट के मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं नेशनल पॉलिटिक्स पे। लेकिन इससे एक ये फ़ायदा होता है कि राज्यों की सुनवाई ज़्यादा होने लगती है, जिससे हमारा फेडरल सिस्टम मजबूत होता है। और डेमोक्रेसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों का पार्टिसिपेशन होता है, तो ये कहता है डेमोक्रेसी मजबूत होती है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, आप मैप देख सकते हो। जम्मू कश्मीर में जैसे 2 पार्टियां हैं, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और दूसरी एक कश्मीर पीपल पार्टी है। इसी तरह आप आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक दल है, इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में है। आज इसके जगह जनता जननायक पार्टी बन गई है, लेकिन ये भी अपनी जगह अभी कायम है। तो और बहुत सारी पार्टियां आप लिस्ट बना सकते हो ये मैप देख के। और बहुत सारी पार्टियां आज भी अपने अपने राज्यों में शासन कर रही हैं। उसके बाद है हमारे जैसे देशों में जहां इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। आप अभी अमेरिका का चुनाव देख के हटे होंगे, उसमें 2 ही कैंडिडेट थे और 2 ही पार्टियों के कैंडिडेट थे। सिर्फ एक डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अभी जो बिडेन बने हैं, और एक थे रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप थे और रिपब्लिक के थे जो बिडेन। ठीक है, जनता को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि हमें किसे वोट दें। बट हमारे देश में क्या है, एक तो पार्टियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये कहता है कि चैलेंजेस क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। एक एक क्षेत्र से जब अब चुनाव होते हैं तो 15-15 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं।
दूसरी बात, हमारे देश में दल बदल की बड़ी समस्या है। एक दल को छोड़कर दूसरे देश में लोग दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, और इसलिए नहीं कि उस दल की विचारधारा उन्हें पसंद नहीं आती, इसलिए कि उनके इंटरेस्ट दूसरे दल के साथ मिलजुल काम करते हैं। दूसरी है, हमारे देश में कुछ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास मौका होता है कि वो रूल कर सके, इलेक्शन लड़के रूल में आ सके। उनको चंदा बहुत मिलता है। फिर जो ये कॉर्पोरेट घराने होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इनको चंदा देते हैं, फंडिंग करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि ये इलेक्शन में जीतकर उन कॉर्पोरेट घरानों को कोई ठेके दे या कोई रेट कम कर दे किसी चीज़ का, या उनको बिड्स जो निविदाएं खुलती हैं, निविदाएं का मतलब जो ठेके उठते हैं किसी भी चीज़ के, वो मिल सके। तो ये करप्शन का एक बड़ा कारण है कि बड़ी बड़ी पार्टियां इलेक्शन में फ़ायदा उठा लेती हैं, और करप्शन का बहुत बोलबाला है भारतीय राजनीति में। अभी कुछ पीछे सुधार करने की बीजेपी ने कोशिश की थी, बट वो सुधार है उनके अपने ही फेवर में था। ठीक है। उसके बाद हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही कि महिलाओं को वो 33% सीटें टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए। कानून बनेगा तब तो बनेगा ही, पार्लियामेंट में बैठी कोई भी पार्टी इनिशिएटिव नहीं लेती कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। दूसरे, जब इलेक्शन होता है तो मनी और पावर इनका बहुत महत्व होता है। जैसे 1990 के दशक में देखोगे कि गुंडा अपराधीकरण बहुत ज़्यादा था भारत के पॉलिटिक्स में। क्रिमिनल जो लोग थे वो सब चुनकर आते थे पार्टियों से, और अब भी ऐसे मतलब बीजेपी जैसे अभी शासन कर रही है तो बहुत सारे इसमें अपराधी जिन पर FRI दर्ज है, जिसमें कत्ल के इल्ज़ाम है, इस तरह से। वैसे कानून भी है हमारे देश में कि जुर्म साबित हो जाए तो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन ये चीज़ें हैं, क्रिमिनलाइजेशन है हमारे देश में। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि क्रिमिनल की संख्या हमारे यहाँ कम से कम हो। उसके बाद इंटरनल डेमोक्रेसी की एक बात आएगी कि मान लो आप कांग्रेस के मेंबर हो और आप जो है 3 तलाक का मामला चल रहा है संसद में। ठीक है, बीजेपी ये कानून लाना चाहते हैं, आप कांग्रेस के मेंबर हो, आप चाहते हो कि इस देश में 3 तलाक जैसा कानून आए, बट आप अगर कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि नहीं हम बीजेपी के हक में वोट नहीं देंगे, कानून नहीं बनने देंगे, बट एज ए मेंबर आप चाहते हो कि नहीं ये देश के लिए अच्छा कानून है, महिलाओं के लिए अच्छा कानून है, तो इसे लागू होना चाहिए, बट आप वोट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप दल से निकाले जाओगे अगर आपने अपने दल के विरुद्ध वोट दिए। तो इस तरह के चैलेंज पढ़ते हैं कुछ, फिर आपने रिफॉर्म्स भी पढ़ेंगे कि इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, We have seen how crucial political parties are for the working of democracy. Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. ये कहता है कि आपने देखा कि डेमोक्रेसी किस तरह से इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में कुछ गलत चीज़ें भी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ लगी हुई हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग satisfaction with the failure of the political party to perform their function well. मतलब हम ही पॉलिटिकल पार्टियों को ये नहीं कहते कि ये राजनीति करते हैं, ये दंगे भड़कवाते हैं, ये पैसा फेंकते हैं, सारे वर्ल्ड में ये बुराई है। मतलब पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो डेमोक्रेसी में एक फेलुअर फीचर्स हैं इनकी, कि ये फेल हैं। मतलब ये तो है कि डेमोक्रेसी भी इनके बगैर नहीं चल सकती, मतलब इलेक्शन नहीं हो सकते इनके बगैर, बट ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, ये कह रही है ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, और उसके कारण जो डेमोक्रेसी है वो जो क्रिमिनल हैं उनके हाथों की कठपुतलियां बनकर रह जाती हैं। उसके बाद ये कहता है दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन and criticism has focused on 4 problem area in the working of political party. ये कहता है क्या क्या प्रॉब्लम है, ये बताता है। सबसे पहली प्रॉब्लम यही है, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये मैंने बता दिया है। इसमें क्या होता है, देखो मान लो कोई बिल है लोकसभा में रखा हुआ है
और ये बिल देश के लिए बहुत अच्छा है और आप मानते हो और आप एक विरोधी पार्टी के ओपोजिशन के मेंबर हो, ठीक है। अगर आप इसके लेकिन आप मानते हो कि ये बहुत अच्छा बिल है और इसे होना चाहिए, मतलब मिलिट्री से संबंधित है, बट आपकी पार्टी जो गवर्नमेंट में पार्टी है उसका विरोध कर रही है, आप अपोजिशन में बैठे हो। आपकी पार्टी कहती है, एक विप जारी करती है, विप। इसका विप का मतलब होता है सचेतक, दल सचेतक बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अगर पार्टी के विरुद्ध वोट दिया संसद में और जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसके हक में वोट दिया, तो हम क्या कर देंगे, हम आपको दल से ही निकाल देंगे। इस तरह से आपने अपनी आत्मा की आवाज जो है वो मारनी पड़ती है। अगर एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हो और उसके बावजूद आपको आत्मा को मारना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। तो ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स ऑफ द टॉप। ये तो आप देखते ही हो कि हर पार्टी में एक लीडर होता है या परिवार होता है जो इस पार्टी को लीड कर रहा होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी जब कभी मास मूवमेंट हुआ करती तो ये सबकी पार्टी हुआ करती थी, बट इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर ये एक परिवार की पार्टी बन गई है कि पहले इंदिरा गांधी आई, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। इसी तरह जैसे इनालो पार्टी है जो टाला परिवार से संबंधित मानी जाती है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की पार्टी से मानी जाती है, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी मानी जाती है। तो कुछ टॉप के लीडर वहाँ होते हैं और ये पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। ना तो कोई रजिस्टर्ड मेंबरशिप होती है कि मतलब रजिस्ट्री मेंबरशिप मिल गई तो इसको आसानी से हमारी पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, ना इनकी कोई मीटिंग होती है और ना ही इन 2-4 लीडर के अलावा किसी की सुनी जाती है और ना ही इलेक्शन होते हैं। जैसे पहले कांग्रेस का जब अध्यक्ष चुना जाता था तो चुनाव होते थे, ऑर्डरली मेंबरशिप। वैसे ही अब जो फेवरेबल लोग हैं उसको पार्टी का हेड बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। ऑर्डरली मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर टॉप के व्यक्ति बैठे वो कुछ व्यक्तियों से घिरे होते हैं जिसके आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। कांग्रेस के फाल का यही कारण है कि जब स्वतंत्रता थी कांग्रेस पार्टी में, +2 में आप पढ़ोगे, जब इस पार्टी में स्वतंत्र थी तो एक जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष भी अपने जिले में बहुत पावर रखता था। बट जैसे इंदिरा गांधी आई कांग्रेस में सेंट्रलाइजेशन हो गया, पावर का केंद्रीकरण हो गया। और जैसे ही केंद्रीकरण हुआ तो जो क्षेत्रीय लीडर थे उनकी अनदेखी की जाने लगी, क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी की जाने लगी। जो 2-4 लोग हेड को बातें बताते वही हेड करता। तो इस तरह से अंदर पार्टी के अंदर ही डिससेटिस्फेक्शन फैल गई। कांग्रेस टूटने लगी थी 67 में, कांग्रेस का फॉल हो गया था, टूटने लगी थी। इसी कारण से पावर का एक जगह डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। एक जगह सेंट्रलाइजेशन होने से जो अच्छे लीडर भी हैं वो साइड लाइन हो जाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। आम साधारण आदमी को तो ये भी नहीं पता चलता, मेंबर जो उसका होता है, कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। दे डोंट हैव द मीन्स एंड कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। और ना ही उनके इतनी पहुंच होती है कि वो पार्टी के डिसीजन पर इन्फ्लुएंस डाल दें। एज ए रिजल्ट द लीडर अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक decision in name of the party since one or few leader exercise paramount power in the party। एक या दो जो लीडर हैं वो सर्वोत्तम पावर रखते हैं और वही डिसीजन लेते हैं। जो दूसरे लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि मतलब चल क्या रहा है पार्टी में। और इस वजह से क्या है, पार्टी एकदम जैसे ही वो लीडर कमज़ोर होता है, जैसे वो लीडर की डेथ हो जाती है या कैसे भी हो, उस पार्टी का पतन हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति के सेंटर होना या कुछ व्यक्तियों के सेंटर होना पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा होता है।
difficult to continue in the party more than loyalty or to party principle and policies. Personal loyalty to the leader become more important. second challenge of dynastic succession. अगला है डायनेस्टी, वंश के आधार पर। ये परिवारवाद होता है ना, परिवारवाद है भारत में, परिवारवाद है, जैसे नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस पर छाया रहा। हाँ, बीजेपी में थोड़ा सा ये है कि अब तक हम देखते हैं कि किसी भी लीडर के बेटा या बेटी पॉलिटिक्स में नहीं आते। यहाँ मतलब कुछ एक अलग है एजेंडा, लेकिन अब भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग आ रहे हैं बीजेपी में, तो शायद ये भिन्न विचारधारा के लोग पार्टी का फाल कर दें। तो इस तरह से वंश के आधार पर, जैसे हरियाणा में है चौटाला फैमिली से संबंधित, मैंने बहुत सारी पार्टियों के नाम गिनाए थे जो एक ही पार्टी सेंटर हो जाते हैं। तो पार्टी जब एक परिवार में वंशवाद शुरू हो जाता है, तो क्योंकि हो सकता है कि अगली जो पीढ़ी है वो संभालने के काबिल ना हो, ठीक है ना। और वंशवाद के कारण हमारे यहाँ किंगशिप थोड़ी नहीं है, राजतंत्र थोड़ी नहीं है, लोकतंत्र है। एक वंश के लोग थोड़े नहीं है कि यही सबसे इंटेलिजेंट और वही शासन चलाएंगे। जो पार्टी में मजबूत है, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है, वो चलाएं पार्टी को। Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are few ways for an ordinary worker to rise to the top in the party. ये कहते हैं कि कोई पारदर्शी प्रोसीजर नहीं है पार्टियों में कि एक व्यक्ति है वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आने वाले समय में उसकी हार्ड वर्किंग के कारण वो टॉप पे चला जाएगा। नहीं, उसको पता है कि वंश में, जैसे राहुल गांधी से तो बहुत सीनियर लोग कांग्रेस पार्टी में बैठे थे, लेकिन ये है कि इलेक्शन होगा तो इन्हीं के परिवार से, या जैसे चौटाला फैमिली में है कि इन्हीं के परिवार से सीएम बनेगा। तो इस तरह से ये अनफेयर हो जाता है उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छा काम करते हैं पार्टी के लिए, बट उनको क्रेडिट न देते हुए बस इस आधार पर उसको नेता चुन लिया जाता है, सीएम पीएम बना दिया जाता है कि वो किसी विशेष फैमिली से रिलेटेड है। इन मैनी पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली। और हमारे देश में तो ये सबसे बुरी बीमारी है कि टॉप पोजीशन एक ही फैमिली के लोगों को दिया जाता है और उसके लिए फैमिली में भी बड़ी कलह मचती है। पिछला जो इलेक्शन था बीजेपी जिसमें ये उत्तर प्रदेश में जीती थी, तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में कड़ी टक्कर थी सत्ता की टॉप पर पहुंचने के लिए। इसी तरह हरियाणा में चौटाला परिवार के दो फाड़ हो गए थे एक पार्टी के सिर्फ फैमिली झगड़ों के कारण। दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर ऑफ दैट पार्टी, दिस इज आल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। Some people who do not have adequate experience or popular supports come to occupy position of power. This tendency is present in some manual measure all over the world. और ये किसी एक ही देश में नहीं, इससे क्या होता है, ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है क्योंकि लोकतंत्र है, किसी वंश का राज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एडिक्वेट एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है उसको शायद पावर के ना मिले, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको पावर इस आधार पर मिल जाए कि वो किसी विशेष फैमिली से संबंध रखता है। और ये सारे वर्ल्ड में ही इस तरह से है, पुराने से पुरानी डेमोक्रेसी में भी ये चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद है थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स। मतलब पैसे का खेल है। पॉलिटिकल पार्टीज में पैसा बहुत चलता है, जैसे रिच लोग हैं वो फंड देते हैं पार्टीज को, तो ये एक ताकि ये जीते लोग और हमारे फेवर में फैसला सुनाए। ये शॉर्टकट अपनाए जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारे, और इससे क्या होता है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां फायदा उठा लेती हैं, छोटी पार्टियों को नुकसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही। एक वीडियो और बनेगी इसकी जिसमें रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।